जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे स्टडी में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और आप अपना सजेशन जरूर दें। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक, जो रोशन आनंद सर का थर्ड एडिशन है। बिहार दरोगा का थर्ड एडिशन है जो 2024 में रोशन आनंद सर लॉन्च किए हैं। वो वो है। तो आइए शुरू करते हैं। रोशन आंसर यहाँ पे बता रहे हैं कि 60% प्रश्न इसी पुस्तक से। आइए प्रश्न की ओर प्रश्न देखते हैं। बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्निशमन प्राधिकारी नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है, जो परीक्षा पूछा हुआ है 16/7/2023 में। तो उस प्रश्न को हम देखते हैं, पूरा डिस्कशन सहित हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, कीव राजधानी है? ए यूक्रेन की, बी स्विट्जरलैंड की, सी स्वीडन की, डी स्पेन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा कीव राजधानी है यूक्रेन की। इसलिए पूछा है कि यूक्रेन और रूस से जो युद्ध हो रहा है, इसलिए प्रश्न करंट अफेयर से डाला हुआ है। इसका डिस्कशन देखते हैं। कीव यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा रिविनिया है। यूक्रेन की मुद्रा क्या है? तो रिविनिया है। देश राजधानी मुद्रा स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। मुद्रा इसका फ्रैंक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। मुद्रा इसका क्रोना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, मुद्रा उसका पेसेटा है। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट, मुद्रा उसका लऊ है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, मुद्रा इसका फ्रोंटिंट है। ये दूसरा प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए खान बहादुर, बी अजीमुल्ला खान, सी कुंवर सिंह, डी बख्त खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाबूवीर कुंवर सिंह। इसका डिस्कशन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, जो आरा के पास जगदीशपुर के एक तबाह और असंतुष्ट जमींदार थे। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि ए नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, बी पराबैंगनी विकिरणों को वायुमंडल में अवशोषित किया जाता है, सी बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं, डी अन्य रंगों के प्रकाश बैंगनी तथा नीले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकिरणित होते हैं। वायुमंडल में वायु के अणु तथा अन्य सूक्ष्म कणों का साइज दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा नीले वर्ण की ओर के कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकिरणित करने में अधिक प्रभावी है। आगे है, लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले प्रकाश की अपेक्षा लगभग 1.8 गुनी है। अतः जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं। परिकिरणित नीले प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई परिकिरण न हो पाता, तब आकाश कैसा दिखाई देता? काला प्रतीत होता। तब आकाश काला प्रतीत होता। जो बोलते हैं ना कि अंतरिक्ष में बैठे व्यक्ति को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखाई देता है। लाल रंग
कोहरे या धुएं से सबसे कम प्रकीर्ण होता है, इसलिए यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखलाई देता है। अतः खतरे के संकेत जो सिग्नल का रंग होता है वो लाल रंग का होता है। बैंगनी और नीले प्रकाश बैंगनी और नीले प्रकाश के बैंगनी और नीला रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है तथा लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। लाल रंग के प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। चलिए आगे देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ए संकटग्रस्त जातियां, बी दुर्लभ जातियां, सी विलुप्त जातियां, डी सुमेध जातियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी सुमेध जातियां। डिस्कशन देखते हैं। IUCN के आंकड़ों के अनुसार हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा सुवेध जातियों का उदाहरण है। सुवेध किसको बोलते हैं? जिस प्रजाति की वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना हो और यदि प्रजाति की संख्या में 10 वर्ष में 50% से अधिक की कमी दर्ज की गई हो, सुवेध प्रजाति के अंतर्गत आती है। अगर 10 वर्ष में 50% से कम कमी दर्ज की गई तो वो हो जाएगी सुवेध जातियों में। तो जो विशाल पांडा है, वो हिमालयी भालू विशाल पांडा है, वो सुवेध जातियों में है। 10 वर्ष में इसका जो जनसंख्या है वो 50% से कम हो गया है। आगे देखते हैं। प्रमुख भारतीय प्रजाति जो सुवेध की श्रेणी में है वो कौन कौन है? देखिए तेंदुआ भी है, एक सींग वाला गेंडा। एक सींग वाला गेंडा कहाँ मिलता है आपको? एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है एक सींग वाला गेंडा जो प्रसिद्ध है। चीता भी है सुवेध जातियों में। चार सींग वाला जो मृग यानी कि जो चार सींग वाला जो हिरण है वो भारतीय वाइसन। समुद्री गाय जो समुद्र में गाय रहती है वो भी, और अस्लोथ भालू ये भी, ये सभी जो है सुवेध श्रेणी में, यानी कि 10 वर्ष में इसकी जो जनसंख्या है, 10 ईयर में इनकी जनसंख्या है जो कितना हो गई है? 50% से कम हो गया है, से कम गया है। तो इसको देखते हैं। संकटग्रस्त कैसे किस प्रजाति में होते, कैसे होता है वो देखते हैं। ऐसे प्रजातियां का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना होता है। इनमें वयस्क सदस्यों यानी कि जो बुढ़ा, जो वयस्क बुढ़ा नहीं होगा, जो यंग सदस्य है, जो वयस्क सदस्यों की संख्या केवल 250 या उससे कम शेष रहती है। जैसे संगाई हिरण हो गया, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसको मकाक बंदर कहते हैं, सब संकटग्रस्त प्रजाति में है। नीलगिरी ताहर, हिम तेंदुआ है, वो हिमालयी भालू था, हिमालयी क्या था? हिमालयी भालू था विशाल पांडा। और ये है हिम तेंदुआ, गंगा डॉल्फिन, लाल पांडा, पेंगोलिन आदि, ये सब है संकटग्रस्त जातियों में। विलुप्त, जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो। विलुप्त किसको बोलेंगे? जिस प्रजाति का कोई सदस्य जीवित न हो, विश्व के सभी आवासों में उनकी संख्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी हो, विलुप्त प्रजाति कहलाती है। जैसे डोडो मॉरिशस में है, स्टीलर्स सी काऊ जो रूस में है, थाईलैसिन जो ऑस्ट्रेलिया में है, तथा अफ्रीका की शेर के 3 उपप्रजाति बाली, नबन और क्या है? कैस्पियन। बाली, नबन और कैस्पियन।
दुर्लभ प्रजाति में कौन कौन आएगा? संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई है। हम्बोसिया डेक्करेंस बेड दक्षिण पश्चिमी घाट यानी कि भारत में की दुर्लभ प्रजाति है। लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों हेतु भारत में संरक्षण के प्रयास, जो लुप्त हो रहा है जीव उसके लिए भारत में जो संरक्षण हुआ है, जो संरक्षण का जो प्रयास हुआ है कब कब हुआ है वो देखते हैं। इससे प्रश्न भी पूछता है बहुत। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, कब? 1973 में भारत सरकार द्वारा बाघ के संरक्षण हेतु इसे शुरू किया गया था, जो एक संकटग्रस्त प्रजाति में आता है। जो बाघ है वो किसमें? एक संकटग्रस्त प्रजाति में है, जिसकी शुरुआत 1973 में किया गया था, संरक्षण हेतु प्रयास किया गया था। उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब किया गया था? 1973 में, बाघ के संरक्षण हेतु। दूसरा देखते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य हाथियों के आवास संरक्षण द्वारा उसकी संख्या में वृद्धि करना, हाथियों के आवास की संरक्षण करना और जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो सके। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किया गया कब? 1992 में। तीसरा देखते हैं हंगुल परियोजना। इस परियोजना को जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN तथा WWF ने मिलकर 1970 में शुरू किया था। हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुआ? तो 1970 में हुआ है हंगुल परियोजना की शुरुआत। चौथा देखते हैं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। मगरमच्छ के संरक्षण हेतु 1974 ईस्वी में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ का जो प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान है वो कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। और मगध संरक्षण परियोजना कब शुरू किया गया? तो संरक्षण परियोजना बनाया गया 1974 में, लेकिन शुरू हुआ 1978 में। आइए देखते हैं मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया था। पांचवा है गैंडा परियोजना। एक सींग वाले गैंडे सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। गैंडा परियोजना को 1987 में शुरू किया गया था। गैंडा परियोजना की शुरुआत कब किया गया है? 1987 में। छठा है गीद संरक्षण प्रोजेक्ट। हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गीदों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। गीद संरक्षण प्रोजेक्ट जो है हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिससे गीदों के संरक्षण के लिए लक्ष्य रखा गया। आगे देखते हैं इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तृत करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गीद संरक्षण कार्य परियोजना 2020 से 25 का शुभारंभ किया है। एशिया से समाप्त हो रहे गीदों के संरक्षण के लिए सेविंग एशिया विल्चर्स फ्रॉम एक्सटेंशन यानी कि सेव नाम के कार्यक्रम चलाया गया। इसके तहत पशुओं को दी जाने वाली दवा डेक्लोफेनिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जो डेक्लोफेनिक जो दर्द की दवा है उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में अधिकांश गिद्धों की मृत्यु पशुओं को दी जाने वाली डेक्लोफेनिक दवा से होती है। 7वां है हिम तेंदुआ परियोजना। हिमालयी राज्यों में हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए 2009 में प्रारंभ किया गया था। 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है। ए सांभर झील, बी पंचपदरा, सी चिल्का झील और डी डिडवाना झील। इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील है तो चिल्का झील है जो उड़ीसा में है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील चिल्का झील है। यह उत्तरी सरकार तट उड़ीसा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून यानी कि खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्र भूमि सूची के अंतर्गत शामिल भी है। यह रामसर साइट में भी शामिल है। सांभर झील जो राजस्थान में है भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। सर्वाधिक लवणता वाला झील अगर बोला जाए तो कौन है? सांभर झील है जो भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। सोलर सेल बने हुए होते हैं। ए चालक के, बी कुचालक के, सी अर्धचालक के, डी अतिचालक के। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धचालक के। सोलर सेल बने हुए होते हैं अर्धचालक के। इसका डिस्कशन देखते हैं। सोलर सेल अर्धचालक के बने होते हैं। सोलर सेल में मूल रूप से ऐसी पीएन संधि होती है जो सौर विकिरण आपतित होने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न करती है। इनको बनाने के लिए सिलिकॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल एक पीएन जंक्शन डायोड है जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यह प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो सौर सेल है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। प्रकाश का प्रत्येक आवेशित फोटोन एक इलेक्ट्रॉन और एक छिद्र उत्पन्न करता है। वास्तव में संयोजकता का एक इलेक्ट्रॉन फोटोन की ऊर्जा प्राप्त कर चालन पट्टी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है जिससे संयोजकता पट्टी कहा जाता है। जिससे संयोजकता में एक छिद्र यानी कि होल उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को एन क्षेत्र की ओर और छिद्र को पी क्षेत्र की ओर ले जाता है। अतः जंक्शन के दोनों सतह पर विपरीत आवेश उत्पन्न होते हैं। इन सतहों के बीच एक विद्युत वाहक बल स्थापित हो जाता है। यह विद्युत वाहक बल बाह्य परिपथ में विद्युत धारा स्थापित करता है। आगे देखते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है उससे क्या बोलते हैं? हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। स्रोत ये भारतीय भवन से लिया गया है, बता रहे हैं। 7वां प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? क्या बोल रहा है? कौन सा देश शामिल नहीं था? इसको ध्यान रखना है कि नहीं पूछ रहा है तो धुरी राष्ट्र में कौन कौन नहीं था। आपको पता होगा कि धुरी राष्ट्र में कौन कौन सब था, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सब था। आइए देखते हैं। ए में जापान, बी में इटली, सी में जर्मनी और डी में ब्रिटेन। तो ब्रिटेन जो है वो किस में है? मित्र राष्ट्र में था, तो बाकी धुरी राष्ट्र में शामिल था। ये इसका राइट आंसर होगा डी। उत्तर देखते हैं इसका प्रश्न, इसका डिस्कशन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया।
इसके साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किसने किस पर आक्रमण किया तो हो गया जर्मनी ने किया किस पर, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई कब किया, 1939 में। ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देशों का जो गुट बना वह मित्र राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मित्र राष्ट्र में कौन कौन था, ग्रेट ब्रिटेन की, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका के सहयोग से यूरोपीय देश का जो गुट बना वो मित्र राष्ट्र कहलाया। धुरी राष्ट्र में कौन कौन है वो देखिए। धुरी राष्ट्र में आपको है जर्मनी, जापान, इटली इत्यादि और छोटे छोटे देश भी शामिल थे। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। ए 82.5 डिग्री पूर्वी, बी 82.5 डिग्री पश्चिमी, सी 78 डिग्री पूर्वी, डी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है जो भारत का मानक समय निर्धारित करता है। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय के निर्धारण हेतु मानक या म्यूतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ स्रोत में आपको इलाहाबाद के नैनी को ही बताया गया है, से लिया गया। या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या इलाहाबाद के नैनी से रहेगा तो कोई दोनों में से कोई रहेगा वो सही होगा। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है, जो आपको है उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। 9वां प्रश्न आपका है वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। ए है वधवा जोड़ गम, बी है वधु जोड़ आगम, सी वाध्व जोड़ आगम, डी वधवा जोड़ आगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वधु जोड़ आगम। इसका डिस्कशन देखते हैं। वधु जोड़ आगम सही है। दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। पहले संधि किसको कहते हैं, जो कि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न, जो नया शब्द बनता है उसको हम संधि बोलते हैं। संधि के प्रकार, संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। प्रश्न के अनुसार है वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद है वधु जोड़ आगम। वधवागम यन संधि का, इसका है यन संधि का उदाहरण है। स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला है आपका वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, आदि स्वर संधि। यन संधि के उदाहरण आपको मिलेगा। यन संधि उदाहरण क्या क्या है, अति जोड़ अधिक हो जाएगा अत्यधिक, अति जोड़ अधिक हो जाएगा आपका अत्यधिक, इति जोड़ आदि हो जाएगा इत्यादि। सु जोड़ आगत हो जाएगा आपका स्वागत, सु जोड़ अक्ष हो जाएगा स्वच्छ, ऊपरी जोड़ उक्त हो जाएगा उपयुक्त। ठीक है, ये हो जाएगा आपको यन संधि। यन संधि जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में, यन संधि कब होगा, जब किसी शब्द के अंतिम वर्ण में ई या उ या ऊ और री के बाद कोई अन्य स्वर आए तो विकार स्वरूप ई या उ या ऊ री के जगह पर क्रमशः य व र हो जाता है। य व र नया शब्द हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं यन संधि। जैसे वधु जोड़ आगम, उ जोड़ आ क्या हो गया वा, वधवा गम। सु जोड़ अक्ष यानी कि
उ जोर अ तो क्या हो गया, व जुड़ गया, क्या व स्वच्छ। इति जोर आदि यानी कि ई जोर आ क्या हो गया, इत्यादि। पितृ जोर इच्छा यानी कि हो गया पितृक्षा, ई जुट गया। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर, 10वां प्रश्न की ओर देखते हैं। 10वां प्रश्न है आपका 4.2 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई है। इसको मैथ की सवाल है, तो मैथ बनाएंगे हम। देखिए बनाया हुआ है इसमें आपको दिया हुआ है गोला की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.2 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से बोल क्या रहा है कि बेलन की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, और इसका होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। उसका मान रख देंगे, तब का निकल के आ जाएगा कितना, इसका निकल के आ जाएगा आपको बी 2.74 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ए 1968 में, बी 1965 में, सी 1970 में, डी 1969 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, 1968 में। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1968 में। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 तक रहा। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी थे। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री जी थे, जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। जब पहली बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, क्योंकि इन्हीं के अंदर में शासन शुरू हो जाता है चलना। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बिहार में अभी तक कितना बार? 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। चलिए 12 नंबर प्रश्न, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है। ए खेलों की उत्कृष्ट कोचिंग, बी साइबर क्राइम सेल, सी आदिवासी समूह, डी उच्च शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आदिवासी समूह। पीवीटीजी यानी कि इसमें लिखा है ट्राइबल ग्रुप है ना। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन आदिवासी समूहों की आर्थिक सामाजिक विकास से संबंधित है। पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने पीवीटीजी के विकास की योजना लागू की, जिसमें एक व्यापक सामाजिक आर्थिक विकास के लिए 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को शामिल किया गया। योजना के प्रावधानों के अनुसार राज्यों के 100% सहायता अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूह पीटीजी को एक अलग श्रेणी के रूप में बनाया, जो जनजातीय समूहों में कम विकसित है। वर्ष 2006 ईस्वी में भारत सरकार ने पीटीजी का नाम बदलकर पीवीटीजी रखा। पीवीटीजी
वी जोड़ दिया, यानी कि वी मतलब कि वुलनरेबल जोड़ दिया इसमें। पार्टिकुलर, पीवीटीजी का फुल फॉर्म है पार्टिकुलर वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप। आइए अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? ए NSIL, बी DRDO, सी IN स्पेस और डी इसरो। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष नीति 2023 की मंजूरी दी गई है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाने और इसरो के उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं? ए कोर्स, बी कोर्ट, सी फील्ड, डी एरिना। तो बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं कोर्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बास्केटबॉल के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ 1891 ईस्वी में अमेरिका में किया था। फीबा की स्थापना 1932 में हुआ है। आगे देखते हैं, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ए 12, बी 14, सी 10, डी 15। ए 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, जो अनुच्छेद 80 के 3 में लिखा हुआ है संविधान के। कितना? 80 के 3 में लिखा है कि 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है, उसको ही चुना जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? ए ब्राह्मणों को अनुदान, बी सैनिकों को अनुदान, सी विद्वानों को अनुदान, डी गरीबों को अनुदान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सैनिकों को अनुदान। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ सैनिकों को दिया जाने वाला अनुदान है। यह भूमि का सबसे बड़ा भूखंड था जो नायकों को प्रदान किया जाता था, किंतु भूमि पर नायकों का स्वामित्व नहीं होता था, बल्कि इससे होने वाले आय पर विशेष अधिकार होता था। अगला, राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? ए प्रधानमंत्री, बी स्पीकर, सी उपराष्ट्रपति, डी चुनाव आयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। डिस्कशन देखते हैं इसका। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को निश्चित अवधि से पहले भी भंग कर सकता है। कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 85 में लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है? ए अनाईमुद्दी, बी डोडा बेटा, सी महेंद्रगिरी, डी उडगम मंडलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए अनाईमुद्दी। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी अनाईमुद्दी। प्रायद्वीपीय पठार की 18 नंबर प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुद्दी।
अगला प्रश्न, डिस्कशन देखते हैं। अन्नामलाई पर्वत की चोटी अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, प्रायद्वीपीय पठार एवं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। कोरल का, प्राउन या झींगा का, डेंटिलियम का, ऑयस्टर का। इसका ऑयस्टर का। मोती प्राप्त करने के लिए ऑयस्टर का संवर्धन किया जाता है। ऑयस्टर की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र का समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। 20 नंबर प्रश्न, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। ए परितारिका द्वारा, बी कॉर्निया द्वारा, सी रेटिना द्वारा, डी लेंस द्वारा। जो है ए परितारिका द्वारा। डिस्कशन देखते हैं। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण परितारिका यानी कि आइरिस द्वारा होता है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति है। इसका लेंस निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहा जाता है, दृष्टि पटल कहते हैं, पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। अभिनेत्र लेंस, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो अभिनेत्र लेंस में। नेत्र गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसका व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होती है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कॉर्निया और आंख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा रहता है जिसे नेत्रोद कहते हैं। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे कच्चाभ द्रव कहते हैं। रेटिना में शंकु के आकार की कोशिकाएं रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं और इन्हीं से हम रंगों का आभास करते हैं।